विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में पढ़ रहे थे समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार में पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार का अधिकार, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार के अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख है कि इसमें संविधान में इसका उल्लेख है। अपने विद्यार्थियों, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 ये तो अपने पढ़ चुके हैं। अब देखो आर्टिकल 14 में क्या था। अनुच्छेद 14 इसमें था कानूनी समानता। और विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें सामाजिक समानता। कौन सी है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता इसकी बात हो रही है। आर्टिकल 16 में अपन ने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता और 17 में था अस्पृश्यता का अंत। लोक नियोजन में लोक नियोजन का यहाँ तात्पर्य सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में अवसर के समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में पढ़ रहे थे। और आर्टिकल 17 भी पढ़ चुके हैं, जो है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कह दो, चाहे विद्यार्थियों छुआछूत का अंत भी अपने कह सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत या समाप्ति या जाति के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 18 किससे? उपाधियों का अंत। किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत आज का ये अपना टॉपिक रहने वाला है, उपाधियों का। अब देखो उपाधियों का जो अंत है उसमें 3 प्रकार की बातें बताई गई है। इसके मुख्य बिंदु कितने हैं? 3 है। उपाधियों के अंत के मुख्य बिंदु 3 है। एक तो शिक्षा एवं सेना को छोड़कर शेष सभी क्षेत्र में उपाधियों पर क्या लगा दी गई? रोक। एक तो शिक्षा और एक सेना, इनके अलावा सभी क्षेत्रों में जो उपाधियां थी उन पे क्या लगा दी? रोक। दूसरा इसका जो बिंदु बनता है
कि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, विदेश में रहता है, और विदेश की सरकार यदि उस नागरिक को कोई उपाधि देना चाहती है तो उस व्यक्ति को सीधी विदेशी सरकार उपाधि नहीं दे सकती। पहले उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है कि विदेश में आपको उपाधि दी जा सकती है या आप प्राप्त कर सकते हो तो संभव है। तीसरा बिंदु है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में क्या है, किसी पद पर कार्यरत है और विदेशी सरकार उस व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती है तो उस विदेशी व्यक्ति को पहले भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। ये थी 3 महत्वपूर्ण बातें। हाँ विद्यार्थियों, बात करते हैं बिंदु नंबर 1, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत और इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 की बात करेंगे, शिक्षा व सेना के अलावा सभी प्रकार के उपाधियों पर रोक। पहला तो ये हुआ, सभी प्रकार की उपाधियों पर क्या लगाई गई? रोक लगाई गई। ओके विद्यार्थियों, दूसरा जो बिंदु है कि भारत का नागरिक जो विदेश में रहता है और विदेशी सरकार उस नागरिक को कोई उपाधि देना चाहती है तो भारत के राष्ट्रपति से पहले उस व्यक्ति को क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। नंबर 2, यदि भारत का नागरिक है जो विदेश में रहता है, अगर विदेशी सरकार उससे कोई उपाधि प्रदान करना चाहती है तो उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। भारत के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी।
हाँ बच्चों, आगे ध्यान देना। तीसरी जो कंडीशन है, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी पद पर कार्यरत है तो उसे विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहे तो उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये 3 बातें थी। उपाधियों के अंत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें थी। फिर एक मामला है, इसमें आता है पद्म पुरस्कार। शब्द है पद्म पुरस्कार। इन पे भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठा है कि ये जो पद्म पुरस्कार है, ठीक है, ये भी किस में शामिल होते हैं? उपाधियों में आते हैं। किस में आते हैं? उपाधियों में। तो कई बार मुद्दे हुए थे। तो सबसे पहले पद्म पुरस्कार से तात्पर्य है पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, भारत रत्न, ठीक है। ये कुछ सम्मान होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कई बार इन पे प्रश्न चिन्ह उठ गया कि ये भी क्या एक उपाधि है। जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये जो बड़े सर्वोच्च सम्मान है ना, उनकी बात हो रही है। तो इनकी अगर अपन बात करें कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई, विद्यार्थियों, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। फिर 1977 में इन पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। फिर पुनः 1980 में ये पुरस्कार पुनः प्रारंभ किए गए थे। और इनके बाद में एक वाद आ जाता है, बालाजी राघनवाद, और यह आता है 1996 में। कब आता है? 1996 में वाद आता है, बालाजी राघनवाद। और उस वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, ये उपाधियों में शामिल नहीं होते। ये तो एक अलग से ही क्या है? केवल सम्मान है। अलग से ही क्या है? सम्मान है। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है या अच्छा कार्य करता है, उस व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता है। परंतु उस व्यक्ति को भी ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार या पद्म पुरस्कार का नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़े सकता। ये जजमेंट था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। पद्म पुरस्कार विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत है 1954। शुरुआत कब होती है? 1954 में। शुरुआत 1954। और इन पर फिर पद्म पुरस्कारों पर रोक 1977। पुनः देना प्रारंभ किया था
1980 पद्म पुरस्कार। और फिर एक वाद आता है, क्या आता है, फिर एक वाद आता है जिसका नाम है बालाजी राघवन वाद। कौन सा वाद आता है? बालाजी राघवन वाद। और ये विद्यार्थियों 1996 का वाद है। बालाजी राघवन वाद 1996 का वाद है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पद्म पुरस्कार उपाधियों में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्म पुरस्कार उपाधियों में शामिल नहीं है, उपाधियों में शामिल नहीं है। यह तो एक सम्मान है, यह तो केवल एक सम्मान है जो किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने पर प्रदान किया जाता है। वह व्यक्ति अपने नाम के साथ पद्म पुरस्कार का नाम नहीं जोड़ सकता। वह व्यक्ति अपने नाम के साथ पद्म पुरस्कार का नाम नहीं जोड़ सकता है, नाम नहीं जोड़ सकता है। तो ये जजमेंट था बालाजी राघवन वाद। और इसी के साथ अपना समानता का ये जो अधिकार था ये पूर्ण हो गया। अगला जो अधिकार रहेगा विद्यार्थियों, वो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार का अगर आपसे क्या पूछा जाए, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक इनका उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल 19। इसकी बात करेंगे, आर्टिकल 19 की बात करेंगे।
अनुच्छेद 19। 19 क्या कहता है? इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की है। एक जो कम की है वो है 19(1)F को समाप्त कर दी, और ये थी संपत्ति अर्जित करने से संबंधित स्वतंत्रता थी। इसमें एफ वाले में कौन सी थी विद्यार्थियों? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, और इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और ये कब हटाया गया? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। ये संपत्ति अर्जित करने की ये जो स्वतंत्रता है विद्यार्थियों, ये कौन सा संविधान है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में हुआ है। कब हुआ है? 1978। तो अगर बात करें 19 आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रताएं विद्यार्थियों। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कर दी? समाप्त कर दी। वो थी 19(1)F में प्रावधान था कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। अब ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं उनकी बात करेंगे। अनुच्छेद 19(1)A, आर्टिकल 19(1)A में क्या है? इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये थी किसमें? 19(1)A में। विद्यार्थियों 19(1)B की अगर अपन बात करें तो इसमें थी कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार यानी हथियार ले से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये थी किसमें? बी में। अनुच्छेद 19(1)B, इसमें क्या है? शांति पूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन
करने की, शांतिपूर्वक बिना हथियार सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये है आर्टिकल 19 बी में। आर्टिकल 19 सी की बात करेंगे। और विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 सी में बता रखा है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें एक 97वां संविधान संशोधन भी होता है 2012 में, और उसके तहत इसमें सहकारी समिति शब्द भी जोड़ा जाता है। तो ध्यान देना। अनुच्छेद 19(1)(c), इसमें क्या है, इसमें बताया गया संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या होता है, एक संविधान संशोधन होता है 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा इसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। इसमें सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। तो सहकारी समिति शब्द कौन से संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा आर्टिकल 19(1)(c) में जोड़ा गया। यह आपको याद रखना है विद्यार्थी। अब बात करते हैं 19(1)(d). अनुच्छेद 19(1)(d), ये क्या कहता है, इसकी बात करने वाले हैं। आबाद विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी इधर उधर फालतू रोते रहने की, बस आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप यहाँ घूमे क्यों रहे हो। यानी आबाद विचरण करने की या इधर उधर घूमने की। तो इधर उधर घूमने का मतलब तो आपको पता ही है। समझ गए मेरी बात? तो वो स्वतंत्रता है किसमें, आर्टिकल 19(a)(d) में, कि आप कहीं पर भी भ्रमण के लिए जा सकते हो, खेत में भी घूम सकते हो, गांव में भी घूम सकते हो, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता भारत में घूमने से, कि आप भारत में कहीं भी आबाद विचरण कर सकते हो। उसकी क्या है आपको स्वतंत्रता। आपको ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र वाले कि आप महाराष्ट्र नहीं आ सकते, है क्या ऐसा कोई प्रावधान? हाँ, तो वैस तभी तो लोग फिरते हैं, आपको पता है। अब मान लीजिए रेणवाड़ क्षेत्र के लोग हैं, वो ये कह दें कि हम तो रेणवाड़ में आपको आने नहीं देंगे, तो अपने पास कौन सा आर्टिकल है, 19(1)(d), तुरंत दिखा दिया करो। ये देखो, हाँ हमारे पास है पावर्स है आबाद विचरण का। हाँ, बिना किसी बाधा के हम क्या कर सकते हैं, विचरण, घूमना फिरना। यह हो गया बच्चों। क्या होगा, भारत के किसी भी स्थान पर
आबादी विचरण की स्वतंत्रता, आबादी विचरण की स्वतंत्रता, यानी आबाद विचरण से यहाँ तात्पर्य घूमने फिरने की, क्या है, घूमने फिरने के स्वतंत्रता। अगला आता है विद्यार्थियों आर्टिकल 19A के ई। खूब सारे आ रहे हैं ना आर्टिकल, तो कम नहीं रहने चाहिए, देख लेना अपने हिसाब से, ये हमारे आर्टिकल कम ही आ रहे हैं। बात करेंगे विद्यार्थियों अनुच्छेद 19A ए। ये क्या कहता है, आप ही सुन लीजिए इसकी बात। ये कहता है कि स्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता है, कि आप भारत में कहीं भी अपना स्थायी निवास है बना सकते हो। ऐसे नहीं कुछ खरीद कर प्रॉपर्टी, जमीन तो खरीदनी पड़ेगी, परंतु ये नहीं होगा कि आप हमारे इस क्षेत्र में जमीनें खरीद नहीं सकते। इतने ये जो धारा 370 थी ना, यह हटने के बाद में आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर क्या कर सकते हो, प्लॉट लेकर अपने मकानें बना सकते हो। इतने साल ऐसा नहीं था। समझ पाए मेरी बात? हाँ, 19A के ए कौन है? हाँ, विदेश में रह सकते हैं ना, रहने के वैसे कोई दिक्कत हुआ है। नागरिकों को अधिकार तो मिले हुए ही हैं, यानी मानव के अधिकार मिले हुए हैं, चाहे विदेश में जाओ चाहे देश में रहो, मानव के कुछ अधिकार होते हैं, ये मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। हो सकता है वहाँ की नागरिकता वगैरह लेनी पड़े और फिर ऐसा कोई प्रावधान हो। अलग अलग देशों का अलग अलग सिस्टम है, वरना इंडिया के लोग खरीदते ही हैं विदेशों में कोठी वगैरह, बंगले। ये फिल्मी एक्टर्स है, इनके अलग अलग कंट्री में क्या है, अलग अलग बंगले बने हुए हैं इनके खुद के। तो ऐसा प्रावधान है, पर इसके कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। 19(1) में क्या कहा गया है, स्थायी निवास बनाने के स्वतंत्रता, स्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी अपना स्थायी निवास बना सकते हो। यह आर्टिकल 19(1) अब आता है एफ। क्या आता है विद्यार्थियों? अनुच्छेद 19(1) और इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जो अब क्या कर दी, समाप्त कर दी। इसमें क्या है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता की बात हो रही है विद्यार्थियों, और इसे क्या कर दिया, समाप्त। यानी इसे क्या कर दिया गया, समाप्त। कौन से अनुसंविधान, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह मामला है विद्यार्थी।
अब आता है 19(1) और वो क्या देता है? रोजगार, आजीविका और वृत्ति की स्वतंत्रता देता है। रोजगार, आजीविका और वृत्ति की क्या देता है? स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) जी ये क्या कहता है कि भारत के नागरिकों को क्या दिया जाए? रोजगार, आजीविका, रोजगार, आजीविका और वृत्ति के स्वतंत्रता दी गई है। ये हो गए विद्यार्थियों 7 जो मैंने बताए थे। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिसमें अपन ने अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े हैं। इनमें महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और तीसरी जो दे रखी है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथी है आबाद भ्रमण या आबाद विचरण की स्वतंत्रता, पांचवी में स्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता, और छठवीं में दे रखी है क्या? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और सातवीं में रोजगार, आजीविका और वृत्ति की स्वतंत्रता। ये 7 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, जिनमें से आर्टिकल 19(1) में दी गई संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या निहित है, उनकी बात करेंगे। अपन ने पढ़ तो लिया क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में निहित है। अब इसमें अगर अपन बात करें भाई इसमें क्या क्या निहित है, तो विद्यार्थियों देखो इसमें क्या क्या निहित है। एक तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी है चुप रहने की स्वतंत्रता। मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, उस पर आप बोल सकते हो, स्वतंत्र हो, अपने विचारे रख सकते हो। दूसरी है चुप रहने की, कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपको कोई दबाव नहीं डाल सकता कि इसके बारे में आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो दूसरी है चुप रहने की, चुप रहने की स्वतंत्रता। धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। धरना प्रदर्शन में हड़ताल शामिल नहीं है, यही एग्जाम में आता है बार बार। धरना प्रदर्शन में क्या शामिल नहीं है? हड़ताल, हड़ताल शामिल
नहीं है, हड़ताल शामिल नहीं है। धरना प्रदर्शन के अलावा विरोध या विरोध करने की स्वतंत्रता या अपना हक के बारे में विरोध करने की स्वतंत्रता, अपने हक के लिए विरोध करने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता। विरोध करने की क्या है? स्वतंत्रता। इसके अलावा नोटा की स्वतंत्रता भी है, NOTA, नोटा की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। जानने से यहाँ तात्पर्य है सूचना का अधिकार। क्या आएगा? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये भी प्राप्त है। मीडिया, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, किसकी? प्रेस से मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, इसके बारे में भी बात की गई है इसमें। प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता। सिनेमा की स्वतंत्रता, सिनेमा की स्वतंत्रता, ये कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई। देखो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या निहित है? सबसे पहले बोलने की, आप किसी भी मामले में अपने विचार रख सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी है चुप रहने की, आप मान लीजिए किसी मामले में कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता तो आपसे जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दिलवाएगा। धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो परंतु हड़तालें नहीं कर सकते। जैसे धरना प्रदर्शन तो कर लो परंतु मान लीजिए रोड वगैरह जाम करना है, मार्केट में तोड़फोड़ करनी है, यार ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से 20 दिन तक मार्केट बंद करवा दें। ऐसा नहीं, ऐसी हड़ताल नहीं कर सकते, इसमें शामिल नहीं। अपने हक के लिए विरोध करने की स्वतंत्रता, कि आपको जो हक दिया है संविधान में दिया गया है वो प्राप्त करने के लिए आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। नोटा की स्वतंत्रता, वोटों में है ना नोटा, कि मान लीजिए आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते या किसी भी कैंडिडेट को उचित नहीं समझते तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हो, वो किसी के भी काउंट नहीं होगा वोट। जानने की स्वतंत्रता, जानने का मतलब ये नहीं है कि अपना जान पहचान का, नहीं, सूचना का अधिकार है। कोई विभाग में कोई भी कार्य हो रहा है तो आप उसकी जांच करवा सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। मान लीजिए तुम्हारे गांव में सड़क बन रही है तो इसकी आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ले सकते हो कि कितने करोड़ में ये टेंडर पास हुआ है, कितने इंच डामर गिरेगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होगी सड़क में, कितना कंक्रीट, कितने इंची कंक्रीट आएगा, ये पूरी जानकारी आप ले सकते हो। अब मान लीजिए सीसी रोड वगैरह होती है तो उसका भी सैंपल ले आप जानकारी ले सकते हो कि सीसी रोड में इतने ठेकेदार ने इतने कट्टे सीमेंट के लगाए, इतनी मजदूरी
लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, उसकी जांच करवा सकते हो क्वालिटी की। सड़क बन के तैयार हो गई, फिर भी आप क्वालिटी की जांचें करवा सकते हो सूचना के अधिकार के तहत। प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता, ये तो है ही। मीडिया जहां कैसा भी किसी भी प्रकार का दंगा प्रसाद हो या कोई प्रोग्राम हो, मीडिया वाले कहीं भी जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। समझ पाए? सिनेमा घर की स्वतंत्रता, सिनेमा घर में किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय का व्यक्ति किसी भी पिक्चर वगैरह देख सकता है, ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये भी एक स्वतंत्रता ही है। तो ये थी विद्यार्थियों क्या, स्वतंत्रता। अब एक वाद आता है और वाद का नाम है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद। क्या आएगा? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद। और ये वाद है 2002 का। कब का वाद है? 2002 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर एवं निजी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा पहनाया जा सकता है। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया कि भाई हम देश के नागरिक हैं और हमारी रग रग में देशभक्ति भरी है, तो हम हमारे घर व प्रतिष्ठानों पे भी क्या लगा सकते हैं, क्या क्या तिरंगा झंडा। तभी तो अब की बार ट्रेंड आया था कि घर घर में तिरंगा। समझ पाए मेरी बात? वो इसी वाद के तहत ही आया था। अब आया है देखो प्रचलन में कितने साल बाद। यही तो है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद 2002। इसकी अगर अपन बात करना चाहिए विद्यार्थियों, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरों एवं निजी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाया जा सकता है। फिर एक वाद और आता है, जैसे आपने कभी पिक्चर देखने गए हो आप सिनेमा घर में, तो पिक्चर से पहले राष्ट्रगान चलता है। पिक्चर से पहले क्या चलता है? राष्ट्रगान चलता है। और उसमें सब लोग सिनेमा हॉल में क्या होते हैं, हो सकता है कि आप लेट गए हो तब तक वो हो जाए। और कई लोगों की पिक्चर देखने की रहती है। कहीं देखी है क्या पिक्चर सिनेमा घर में? नहीं देखी। तो सिनेमा घर में पहले क्या होता था कि पिक्चर चलने से पहले पूरा का पूरा क्या चलता था? राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान में सब लोग क्या होते थे? खड़े होते थे। अब ये दिन के शो में तो पता भी रहता था कि कौन बैठा है कौन खड़ा है, जबकि नाइट शो के अंदर क्या करते थे, कुछ लोग कोने वगैरह में चिपक कर बैठे रहते थे। उनको मतलब ही नहीं है राष्ट्रगान चल रहा है या नहीं चल रहा है। समझ पाए मेरी बात? तो लोग इसका क्या करने लगे? अपमान, कि राष्ट्रगान चल रहा है और कुछ लोग तो अंधेरे में नाइट शो में बैठे नींद ले रहे हैं और कुछ लोग खड़े हो गए। तो कोर्ट को ये लगा कि राष्ट्रगान का क्या हो रहा है? अपमान। और कई लोग खड़े नहीं होते क्योंकि वो अलग अपने मूड में आते हैं पिक्चर देखने, और शुरू में वो देशभक्ति आ जाती है और पिक्चर का उतना समझ गए? ये होता है।
तब एक वाद आता है, श्याम नारायण बनाम भारत संघवाद। फिर एक वाद आता है, श्याम नारायण बनाम भारत संघवाद। और ये आया 2016 में पेश किया। और इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आती है 2018 में। वाद प्रस्तुत किया गया 2016 में, इसकी रिपोर्ट आती है 2018 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सिनेमा घर में राष्ट्रगान की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है? अपमान। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब विद्यार्थियों क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि सिनेमा में राष्ट्रगान की अनिवार्यता नहीं है। सिनेमा में राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता नहीं है, नहीं है। ये मामला है विद्यार्थी। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।